morning, dear students. Today we will read chapter 5 of Geography of class 6 Major Domains of the Earth. तो बच्चों आइए शुरू करते हैं. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. जैसे बच्चों हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ ही अकेला ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. और ह्यूमन बींग्स यहाँ पर इसलिए रह सकते हैं जी क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है. जो एलिमेंट्स हैं जीवन जीने के जैसे धरती, पानी, हवा, वो सब पृथ्वी पर ही है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट. जो सरफेस है अर्थ का, पृथ्वी का, वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स जो हैं वातावरण के मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं और इंटरेक्ट होते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर. बच्चों जिस सॉलिड पोर्शन पर हम रहते हैं उस धरती, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज़ द एटमॉस्फेयर. और जो हमें चारों तरफ जो अर्थ को जिस चारों तरफ से जिसने घेरा हुआ, जिन गैसियस लेयर्स जो हैं वो उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. और इसी एटमॉस्फेयर में अनेकों गैस पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैसेस. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज़ कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. और पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जो है वो पानी ने घेरा हुआ है और इसी भाग को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. ठीक है बच्चों. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज़ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. और बच्चों जो हाइड्रोस्फीयर है उसी में पानी के जो हैं सभी फॉर्म्स आ जाती हैं इसमें, जैसे कि बर्फ़, पानी और वाष्प. द बायोस्फीयर इज़ द narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of life. बायोस्फीयर बच्चों वो नैरो जोन है जहाँ की हम क्या क्या मिलता है, हमें सभी एक साथ क्या क्या मिलता है, एयर, हवा, पानी और लैंड. विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिसमें जीवन के सभी फॉर्म्स स्थापित हैं. देन अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी जो हमने ऊपर पढ़ा तो लिथोस्फीयर से शुरू करते हैं. टॉपिक इज लिथोस्फीयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. अभी जैसे हमने बताया जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स. और इस लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है बच्चों, इसमें अर्थ का जो क्रस्ट है और उसमें रॉक्स आ जाती हैं, थिन लेयर, सॉइल की एक पतली परत आ जाती है, उस पतली परत में मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने में काम आते हैं. देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी के जो सरफेस है उसके 2 डिवीज़न हैं. द एरिया, the large land masses are known as the continents and the huge water bodies are called the ocean basins. अब जहाँ पर धरती है, जो लैंड मासेस हैं उन्हें कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप. और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें हम महासागर कहते हैं. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर. और जितने भी सागर हैं, महासागर हैं संसार में, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड. अब फिगर 5.1 में आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा. आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन एंड अदर. और जितने भी लैंड मासेस हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ये पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कि जो लैंड मासेस हैं क्या वो कनेक्टेड हैं. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. और जो सी वाटर का जो लेवल है वो एक जैसा है. एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. और जो धरती का जो ऊंचाई है वो कहाँ से मेज़र की जाती है, समुद्र तल के लेवल से, विच इज़ टेकन एज 0. और उसको लेवल को हम 0 से काउंट करते हैं.
बच्चों ये देखो, अभी हमने जिसका जिक्र किया था 5.1, ये फिगर है द वर्ल्ड की। इसमें आप कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है 7 महाद्वीप हैं और महासागर हैं कितने सारे। देखिए यहाँ पर दे रखा है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन। You can go through this map. Now on the next page, the highest mountain peak, Mount Everest, is 8848 meters above the sea level. और समुद्र तल से 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट जो है ऊंचाई पर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। और पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा गहराई मरीना ट्रेंच पर है 11,022 मीटर। Could you imagine the depth of sea is much more than the highest point। अब आप बच्चों कंपेयर कर सकते हैं कि जो समुद्र की गहराई है वो ज़्यादा है और धरती के ऊपर ऊंचाई से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी विल रीड अबाउट कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। मुख्य 7 महाद्वीप है बच्चों। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़, और ये सेपरेट हो रखे हैं वाटर बॉडीज़ से। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो आपने फिगर मैंने दिखाई थी आपको, उस फिगर को आप ध्यान से देखें। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आप देखेंगे जो लैंड का जो ज़्यादा ग्रेट पार्ट है वो बड़ा पार्ट कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और ये पूरी पृथ्वी का 1/3 जो है इसने हिस्सा कवर कर रखा है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। और एशिया से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। और एशिया के पश्चिम में स्थित जो उरल माउंटेन्स हैं उन्हीं से यूरोप और एशिया का डिवीज़न होता है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज़ कॉल्ड द यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। और अगर हम दोनों को जोड़ दें यूरोप और एशिया को, तो हम इसे कंबाइंड रूप पे यूरेशिया भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से बहुत छोटा है यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के पश्चिम में स्थित है यूरोप। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। और यूरोप से ही आर्कटिक सर्कल पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स। और ये वाटर बॉडीज़, इसके 3 तरफ वाटर बॉडीज़ हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। और आप इसको वर्ल्ड मैप में लोकेट कर सकते हैं। Now next is Africa. Africa is the second largest continent after Asia. एशिया के बाद अफ्रीका जो महाद्वीप है वो दूसरे नंबर पर आता है। द इक्वेटर और ज़ीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका के ही मिडल से जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री वो होके गुजरता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भूभाग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लुक एट द फिगर 5.1। you will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass। आप देख सकते हैं मैप में कि ये इकलौता अफ्रीका जो ऐसा महाद्वीप है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही पास होते हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। और संसार का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो भी अफ्रीका में स्थित है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज। और जो कॉन्टिनेंट है इसके चारों ही तरफ जो ओशियंस और महासागर और समुद्र हैं। लुक एट द वर्ल्ड मैप। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। और आप देखेंगे संसार की सबसे बड़ी नदी जो नाइल है वो भी अफ्रीका में ही है।
नोटिस वेयर द इक्वेटर, आप नोट कर सकते हैं इक्वेटर कहाँ है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका. ये तीनों रेखाएं कहाँ कहाँ पास हो रही ये आप नोटिस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बच्चों नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. और संसार का तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? नॉर्थ अमेरिका. इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा. साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट है और ये बहुत नैरो, बहुत पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको इस्थमस ऑफ पनामा के नाम से जाना जाता है. द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और जो कॉन्टिनेंट है वो कम्प्लीटली उत्तरी और पश्चिमी हेमिस्फीयर में स्थित है. 3 ओशंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट. और 3 महासागर जो हैं इन्होंने इसको घेरा हुआ है. कैन यू नेम दीज ओशंस? क्या आप इन तीनों के नाम बता सकते हैं? नाउ नेक्स्ट इज बच्चों साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो साउथ अमेरिका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है. विच 2 ओशंस अराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट. आप मैप में देखिए और लोकेट कीजिए कि कौन कौन से जो ओशंस हैं उन्होंने ईस्ट और वेस्ट में इसको घेरा हुआ है. द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. उत्तर से दक्षिण की तरफ रन करती है इसकी लंबाई. एंडीज जो हैं वर्ल्ड के सबसे लंबे माउंटेन रेंजेस जो हैं. साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न. और साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है अमेज़न. नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और ऑस्ट्रेलिया एक सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है. इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज. और ये चारों तरफ ओशन से घिरा हुआ है. इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट इज बच्चों अंटार्कटिका. कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका जो है पूर्णतः ये दक्षिण हेमिस्फीयर में है और ये पूरा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. और जो साउथ पोल है इस कॉन्टिनेंट के एकदम मध्य में स्थित है. एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट. तो जैसे कि ये साउथ पोलर रीजन में स्थित है अंटार्कटिका, तो ये कम्प्लीटली परमानेंटली जो है बहुत मोटी थिक आइस शीट से हमेशा कवर रहता है. देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है. यहाँ इंसान नहीं रहते. मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस अंटार्कटिका में हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर. और भारत का भी वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है. दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. और इन जो रिसर्च स्टेशंस हैं उनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. इज इट क्लियर अप टू दिस टॉपिक? शैल वी प्रोसीड? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर. द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. बच्चों जैसा आपको मैंने पहले चैप्टर्स में बताया था कि अर्थ को, पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी कहते हैं. मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज़ विद लैंड. और जो पृथ्वी का 29% भाग जो है वो धरती से घिरा है, जबकि 71% जो है पूरा पानी से घिरा है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें पानी की सभी फॉर्म्स मौजूद हैं. एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. जो रनिंग वाटर है ओशंस में, नदियों में, झीलों में, और बर्फ़ जो है वो ग्लेशियर्स में है, अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है. तो ये सभी पूर्णतः पानी ही पानी है किसी न किसी शेप में. तो इसको हाइड्रोस्फीयर इसलिए कहते हैं. मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियंस. और 97% जो पानी है वो ओशियंस में ही पाया जाता है. एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़.
लेकिन ये पानी कैसा है, ये ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, नमकीन है। अ लार्ज proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human. अब बच्चों क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो पानी का आइस शीट्स और ग्लेशियर के रूप में है, और अंडर द वाटर भी है, और एक बहुत स्मॉल परसेंटेज जो अवेलेबल है फ्रेश वाटर ह्यूमन के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए। हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, और जबकि हमारे प्लैनेट ब्लू प्लैनेट है फिर भी हम पानी की दिक्कत का सामना करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओशियंस। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मुख्य जो पार्ट है, भाग है, वो क्या है, ओशियंस हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, जितने भी ओशियंस हैं, महासागर हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशियन वाटर है वो हमेशा मूव करता है, हिलता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स। और जो मुख्यतः तीन जो मूवमेंट है ओशियन वाटर की, वो क्या क्या हैं, वेव्स हैं, लहरें हैं, टाइड हैं, और ओशियन करंट्स हैं। द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये मुख्यतः 5 ओशियंस हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, और इनके साइज के अकॉर्डिंग। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, और बच्चों सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, और ये 1/3 पृथ्वी पर है। मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, और सबसे गहरा जो पैसिफिक ओशियन में है वो मरियाना ट्रेंच के नाम से है। द पैसिफिक ओशियन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, जो पैसिफिक ओशियन है ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है, गोलाकार में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंड, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके सराउंडेड हैं। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। आप मैप में पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स स्थित हैं वो आप देख सकते हैं। द अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अब सेकेंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन है बड़ा, इट इज़ एस शेप्ड। इस अटलांटिक ओशियन की एस शेप है बच्चों। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। जो अटलांटिक ओशन की हम बात करें, अटलांटिक ओशन जो है उसके नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है इसके पश्चिम साइड में है, और जो यूरोप है और अफ्रीका है वो उसके ईस्टर्न साइड पर है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। इसकी जो इरेगुलर शेप है, इसके जो किनारे हैं इसके, तो बहुत इरेगुलर शेप है, उसकी वजह से क्या होता है कि आइडियल लोकेशन मिल जाती है नेचुरल हार्बर्स को, पोर्ट्स को, बंदरगाहों को। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन, और आप वाणिज्य के रूप से और अगर कॉमर्स उसे व्यापार के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बिजिएस्ट ओशियन है अटलांटिक ओशियन। नाउ कम्स टू द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज़ इंडिया। इंडियन ओशियन एक अकेला एक ऐसा सागर है बच्चों जो किसी देश के नाम पर है, हमारे भारत के नाम पर। द शेप ऑफ ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और इंडियन ओशियन की जो शेप है वो कैसी है, ट्रायंगुलर, त्रिकोण के रूप में है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, और उत्तर में इसके एशिया है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और इसके पश्चिम में अफ्रीका है। एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज द सदर्न ओशियन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो सदर्न ओशियन है उसने कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका को और एक्सटेंड हो रखा है नॉर्थवर्ड, उत्तर दिशा की तरफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। द आर्कटिक सर्कल
आर्कटिक ओशियन इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। अब बच्चों जो आर्कटिक ओशियन है वो सिर्फ आर्कटिक सर्कल में सराउंड है एंड सराउंड बाय द नॉर्थ पोल, और उसके चारों तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। और जो ये आर्कटिक ओशियन है ये कनेक्ट है पैसिफिक ओशियन से एक नैरो स्ट्रेच से जो बहुत शैलो वाटर है वहाँ पे, और उसको बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और ये बाउंड है नॉर्दर्न कोस्ट और नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया से। So next topic is बच्चों atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. जो पृथ्वी की को चारों तरफ से एक लेयर ऑफ गैस ने घेरा है बच्चों, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। और ये एक बहुत थिन ब्लैंकेट है एयर की, और ये इंटीग्रल और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है प्लैनेट का, इस अपने ग्रह का। It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. बच्चों ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है जिसमें हम सांस लेते हैं, और हमें बचाता है बहुत हानिकारक किरणों से सूरज की। The atmosphere extends up to a height of about 1600 किलोमीटर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक है बच्चों, उसकी हाइट 1600 किलोमीटर तक। द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। और एटमॉस्फेयर को बच्चों 5 लेयर्स में बांटा गया है। किस बेस पर, उनकी कॉम्पोजिशन, उनका टेम्परेचर और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। These layers starting from Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and exosphere. और ये लेयर अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होती हैं और इनके ये सब नाम हैं। जैसे अर्थ की सरफेस से स्टार्ट करेंगे तो पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जो एटमॉस्फेयर है बच्चों वो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और जिसमें 99% जो है क्लीन एकदम साफ हवा है, सूखी हवा। नाइट्रोजन 78%, अब कितना परसेंटेज है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो बाकी अदर गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर, वो 1% है। ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन से तो हम सांस लेते हैं बच्चों, ज़िंदगी है, जीवन है, और जबकि नाइट्रोजन जो है वो मदद करता है ग्रोथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनट minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है तो कम, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हीट रेडिएट होती है अर्थ से उसको कंज्यूम कर लेते हैं। दे आर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, और इसलिए प्लैनेट को वार्म भी रखता है। इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये पौधों के ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो अलग अलग है, उनकी डेंसिटी हाइट में अलग अलग है एटमॉस्फेयर में। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप, और सी लेवल में तो ये मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये कम होती जाती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, और जैसे जैसे हवा का घनत्व जो कम होता जाता है अगर हम ऊपर जाते हैं, तो आपने सुना होगा जो क्लाइंबर्स होते हैं पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीद एट हाई एल्टीट्यूड्स, और जैसे जैसे वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं उन्हें जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसलिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स, और वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है जैसे हम ऊपर जाते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, और जो एटमॉस्फेयर है
वो अपना प्रेशर अर्थ पर जो है वो एक्सर्ट करता है, छोड़ता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन ये जगह जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ एरियाज़ में हाई प्रेशर फील होता है, एंड सम एरियाज लो प्रेशर, कुछ में लो फील होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो हवा है बच्चों वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड, और ये मूविंग एयर को, हवा को ही हम विंड कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर क्या है? एक बहुत नैरो जोन है, एक कॉन्टैक्ट है किस किस के बीच में? धरती, पानी और हवा। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट, और इसी जोन में जो है जीवन संभव है इस प्लैनेट पर। देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge animals। जो अलग अलग तरीके के जीवाणु हैं वो साइज़ में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया से लेके ह्यूज एनिमल्स से सभी इसी में उनका जीवन है। All the living organisms include humans are linked to each other and to the biosphere for survival। और सभी जीव जंतु जो हैं मनुष्यों को भी मिलाकर सभी लिंक्ड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं बायोस्फीयर में अब सर्वाइवल के लिए। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर में हम इनको दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, या तो प्लांट किंगडम पौधों का और जानवरों का अलग। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर, और 3 डोमेन जो हैं, 3 क्षेत्र जो हैं अर्थ में वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर, और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का कटना, फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स फॉर ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अगर हम जंगलों का कटाव करते हैं तो उससे हमारी लकड़ी की कमी तो हमें पूरी हो जाती है, या फिर जो लैंड हम क्लियर करते हैं खेती के लिए वो भी हो जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, सॉइल जो है स्लोप से, पहाड़ों से जल्दी से रिमूव हो जाती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक, और इसी तरीके से जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज हो जाता है और उसमें प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि भूकंप। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, जैसे सुनामी का केस में आया था। सुनामी, पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। क्या हुआ था, जितने भी पानी के अंदर वो सारे जितने टापू थे वो सब डूब गए, तो ये सुनामी का इफेक्ट था। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। और जैसे बच्चों हम झीलों में, नदियों में जो डिस्चार्ज पानी वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज कर देते हैं, उससे वाटर जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए, इंसानों के इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं रहता है। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और ये दूसरे जीवों के लिए भी हानिकारक है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर, और जो फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, थर्मल प्लांट से, व्हीकल से धुआं निकलता है, वो क्या करते हैं, हवा को प्रदूषित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, जो CO2 है वो महत्वपूर्ण हवा का महत्वपूर्ण एक तत्व है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। लेकिन जैसे जैसे अगर CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है बच्चों, तो उससे क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर भी हमारा बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। एग्जैक्टली, तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर between the domains of
लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं पृथ्वी पर, हमें उनमें बैलेंस बना कर रखना चाहिए, जो नेचर से हमें डोमेन्स में मिलते हैं, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। So this is all about this chapter बच्चों. I hope you understood all the points. Thank you for watching.